एक दिन मैंने देखा कोई मुझे देख नहीं रहा, धीरे से मैंने वो मर्फी रेडियो नीचे उतारा और उसका पीछे से ना स्क्रू खोल करके मैं देखने की कोशिश कर रहा था। तब तक एक हाथ पीछे से पड़ा तड़ से, मेरी मम्मी थी। पापा ने समझ लिया कि ये बैठ के सुनता है, बार बार पीछे देखता है, तो जरूर उसकी क्यूरियोसिटी होगी जिसकी वजह से ये कर रहा है। एक ऑल इंडिया रेडियो होता है, आकाशवाणी बोलते हैं उसे, वहां से जो है ना प्रोग्राम प्रसारित किए जाते हैं और हवा में ना तरंगों की द्वारा ये यहाँ पकड़ता है और इसमें दिखाई सुनाई पड़ता है। वाह, तो मैंने ऑल इंडिया रेडियो शब्द सुना, आकाशवाणी सुना। फिर मुझे याद आया मेरे पड़ोस में जो लोग रहते हैं, 4 यंगस्टर्स रहते थे साउथ इंडियन। मैंने उनसे जाके रिक्वेस्ट की कि मुझे अपने वो ऑल इंडिया रेडियो ले चलेंगे दिखाने के लिए। अब संडे को छुट्टी होती थी तो संडे को मैं गया उनके साथ। वहाँ पे ना संडे को बाल भारती प्रोग्राम आता था, वो आकाशवाणी में काम करते थे। और उसमें क्या था ना, वो लोग चिट्ठियां पढ़ के सुनाते थे, चुटकुले सुनाते थे जो लोग भेजते थे, जो बच्चों का प्रोग्राम होता था। मेरे लिए एक पहला तजुर्बा था कि एक इतने बड़े रूम में बैठ के इतने सारे लोग बैठे हैं, कई सारे माइक रखे हुए हैं और वहाँ से कोई चीज़ बोली जा रही है और लाइव प्रसारण होता था उसका। तो मैंने कहा कि अंकल मैं आपके साथ फिर आ सकता हूँ संडे को देखने के लिए, कुछ कहने के लिए। इस तरह से मेरा रेडियो में जाने का सिलसिला शुरू हुआ और 5वें या 6ठे संडे को मुझे भी एक चुटकुला पढ़ने का मौका दिया गया। और इस तरह से मैं, जब तक पापा पटना में पोस्टेड थे, हर संडे को मैं वहां जाया करता था चुटकुले सुन। और सबसे बड़ी बात ये थी, मुझे 5 रुपए मिले थे, जो कि मेरी पहली कमाई थी। ये बहुत बड़ी बात है कि 7-8 साल में इतना कॉन्फिडेंस होना और इतने निडर होकर के रेडियो पे बोलना। पटना बहुत फेमस है और बहुत ही रंगीन शहर है, तो वहाँ पे क्या चीज फेमस है घूमने के लिए और खाने में क्या फेमस है? अपने आप में किसी शहर में एक घाट का होना, वहाँ से स्टीमर से नदी को पार करके जाना, ये अपने आप में एक बड़ी बात है जो देखने लायक भी थी, जो कि काफ़ी पॉपुलर। गोलघर वहाँ पे है। गोलघर जो है एक स्तूप जैसा है, जिसमें मतलब ब्रिटिशर्स के ज़माने में ना अनाज वगैरह रखने के काम आता था। वो एक बहुत अच्छा म्यूज़ियम है जिसमें मतलब काफ़ी बिहार से संबंधित चीज़ों का संकलन है वहाँ पे। ये सारी चीज़ें वहाँ की बड़ी फेमस है। दूसरी चीज़ ये है कि जैसा तुमने पूछा, उस ज़माने में जब हम थे, वहाँ पे गांधी मैदान के एक तरफ ना सोडा फाउंटेन करके एक होटल हुआ करता था, रेस्टोरेंट। मतलब उस जमाने में के हिसाब से, मैंने आज का मुकाबला करें, रेस्टोरेंट था। और हमारे पापा हर महीने की दूसरी तारीख को हम लोग वहाँ जाते थे। अभी तो फिलहाल पटना में लिट्टी चोखा जो है वो बहुत फेमस है वहाँ का। उस जमाने में भी लिट्टी चोखा फेमस हुआ करता था। लिट्टी चोखा तो घर घर में होता था उस जमाने में, हमारे यहाँ भी बनता था। वहाँ के लिट्टी में फर्क, सत्तू मसाला मिला करके सत्तू भर करके लिट्टी बनाई जाती थी और उसके साथ बैगन का भरता और आलू का भरता। भरता को बिहार में चोखा बोलते हैं। पटना से आपके एक दोस्त हैं अजीत रंजन जी, जो कि आपके बारे में कुछ बताना चाहते हैं, तो चलिए पहले उनको सुन लेते हैं। मैं अजीत रंजन इस वक्त पटना से बोल रहा हूँ। हाय राकेश, मैं राकेश का बचपन का मित्र हूँ और हम लोग पटना में एक साथ पले बढ़े थे। उस वक्त राकेश के पिताजी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में पोस्टेड थे और हम लोग एक ही साथ एक ही स्कूल में पढ़ते थे। नेचर का सवाल है, वो शुरू से ही, बचपन से ही कॉमेडियन था। और राकेश के बारे में बहुत कम लोगों को पता होगा कि इसने अपने करियर को ब्रेक देके 3-4 साल अपने पिता बहुत से। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि राकेश को
उसके कार्यशैली के अनुसार उसको तरक्की दी है। अजीत और सुजीत ट्विंस हैं और मेरे बचपन के सहभागी हैं सारी शरारतों के। न जाने कितनी बार मैंने अजीत को 2 बार मिठाई खिलाई थी, ये सोच करके कि मैं अजीत और सुजीत को अकेले अलग अलग खिला रहा हूँ, और सुजीत से सुजीत की ही शिकायत कर दी, बाद में पता चलता था। मेरे बचपन से लेके आज तक हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, हमारे जीवन का हिस्सा हैं, एंड आई थैंक यू बोथ ऑफ देम फॉर बीइंग पार्ट ऑफ माय लाइफ। सर, आपका अहमदाबाद रहना भी काफी सालों तक मेरे ख्याल से, तो वहाँ के बारे में हमें थोड़ा सा बताइए। एकदम से बिहार से जब हम गुजरात गए, यहाँ पे जब हम पहुंचे तो यहाँ की भाषा गुजराती थी, हमारे लिए एकदम अलग भाषा थी, तो हमने धीरे धीरे गुजराती सीखना समझना शुरू किया। अहमदाबाद में कई बोले वो पुरानी जगह है, वहाँ पर भी राजा महाराजा रह चुके थे, कुछ मुगलों के समय के भी कुछ लोगों का वहाँ प्रभाव था, तो वहाँ पर भी फोर्ट है, बहुत पुराना एक फोर्ट था। उसकी जो दीवार थी ना, वो बहुत लंबी चौड़ी थी, जो कि बहुत पॉपुलर है। वहाँ पे एक 3 दरवाज़ा कहलाता है, 3 दरवाज़ा साबरमती आश्रम है वहाँ पे, जहाँ गांधी जी की चीज़ें हैं रखी हुई। हमारे ज़माने में वहाँ पे ना एक हिंदुस्तान का पहला ओपन एयर थिएटर था, जहाँ नारायणपुरा में रहता था, उसके आगे ओपन एयर थिएटर था, जो कि हिंदुस्तान में पहला था, मुंबई में बाद में बना। वहाँ पे ढोकला, थेपला, फाफड़ा, जलेबी एक अलग किस्म की, जो बिहार में या उत्तर प्रदेश में या हमारे ग्वालियर में मिलती है ना, उससे एक अलग किस्म की जलेबी होती है वहाँ पे। उस ज़माने में 99% वेजिटेरियन होटल्स ही हुआ करते थे। हालांकि हम नॉन वेजिटेरियन हैं, तो हमें वहाँ जाने के बाद थोड़ी समस्या होती थी कि घर आपको तभी मिलेगा जब आप बताएंगे कि आप वेजिटेरियन हैं। तो महीने में 1 बार या 2 बार हम लोग उस सरदार जी के रेस्टोरेंट जाते थे खाने। क्यों? अगर घर में कहीं महक भी लगी, हालांकि उनको पता ही नहीं थी महक क्या चीज़ होती है, कैसी महक होती है, वो लोग खाते ही नहीं थे, तो भी हम पापा मेरे बहुत ही माने आदर करते थे उनकी चीज़ों का, इसलिए वहाँ कभी बनाते नहीं थे हम। कई शहरों में आप रहे हैं और हर शहर की अपनी एक भाषा, एक बोली होती है, तो आपको कौन से शहर की भाषा या बोली पसंद आई और आपको कितनी भाषाएं बोलना आती है? भाषा सीखने के लिए दूसरे से बात करना जरूरी है। पड़ोसी से जो है ना सुना करता था और जानबूझ का गलत बोलता था, तो वो लोग डांट करके मुझे सुधारते थे। वो सारी भाषा सही जो है सीखी मैं। जैसा कि मैंने तुमसे कहा, जब मैं पटना में था तो मैंने बंगला सीखा, चूँकि मैं पंजाब हरियाणा वगैरह जाता रहा, काफ़ी काम करता रहा। साउथ में मैंने जा करके काम किया। जब मैं ड्रामा स्कूल से पास आउट होकर निकला था, तो मैं अपने गुरु पद्मश्री राज बिसारिया साहब के साथ मैं मद्रास गया था। 4 महीने रहा हमने वहाँ, 2 नाटक। मेरा एक सीरियल आया था, जब मैं आया था, देख भाई देख, तो उसमें मैंने 3-4 भाषाओं का प्रयोग किया एक्सेंट वाइज। जहाँ तक तुमने पूछा कि मुझे कौन सी भाषा सबसे ज़्यादा पसंद है, जहाँ पैदा होते हैं ना, जहाँ समय बिताते हैं, या जो आपके घर की बोलचाल की भाषा होती है ना, सबसे प्यारी भाषा आपको वही लगती है। हालांकि मेरी नज़र में हिंदुस्तान की हर भाषा में अपना एक मिठास है, लेकिन मुझे जैसे हिंदी, अवधी, भोजपुरी, बंगला, गुजराती, पंजाबी, एक हद तक राजस्थानी, बुंदेलखंडी थोड़ा सा, उस तरीके से कई सारी भाषाएं आती है, अंग्रेजी और उर्दू के अलावा। अहमदाबाद से हमारे साथ रीता सिन्हा हैं, जो कि आपकी दोस्त हैं बचपन की। वो आपके बारे में कुछ बताना चाहती हैं। हाय, मैं रीता सिन्हा पुणे से। हेलो राकेश, कैसे हो? याद है राकेश, बचपन में जब अहमदाबाद में हम पड़ोसी हुआ करते थे और हम सभी, यानी कि तुम, मैं, तुम्हारा छोटा भाई एवं बहन कुमुद तथा अन्य बच्चों के साथ बस से स्कूल जाया करते थे। उस समय की तुम्हारी अगुवाई में की गई शरारतें
जैसे डबल डेकर बस की ऊपरी मंजिल की सबसे आगे वाली सीट पकड़ने के लिए मारामारी करना, या फिर बस से सड़क पर चलने वाले लोगों पर चौक या बेर की गुठली से निशाना लगाना, और ऐसे ही बहुत सी शरारतें जो तब तक चलती रहती थी जब तक हम स्कूल से घर लौट कर ना आ जाएं। मुझे याद है स्कूल के ज़माने से ही तुम नाटक वगैरह में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया करते थे। मुझे भी एक बार तुम्हारे साथ एक नाटक में काम करने का मौका मिला था, जिसमें तुमने मेरे ससुर की भूमिका निभाई थी, और तुम्हारी उस भूमिका को काफ़ी सराहा गया था। आज तुम टीवी और सिनेमा का एक जाना पहचाना नाम हो, और इस बात का सभी को और ख़ास करके मुझे काफ़ी गर्व है। यह देखकर मुझे और भी खुशी होती है कि तुम इतने फेमस होने के बावजूद भी तुम मिट्टी से जुड़े हुए इंसान हो। मुझे यकीन है कि तुम अपने परिश्रम और सिंसियरिटी से कामयाबी की और नई ऊंचाइयों को पाने में कामयाब होगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बाय बाय। हाय रीटा, उस नाटक का नाम था रीढ़ की हड्डी, और तुमने भी ना कमाल का अभिनय किया था उसमें। थैंक यू। तो मतलब अहमदाबाद में बीते मेरे बचपन की तूने याद दिला दी। और हाँ, मैं आज भी शरारती हूँ उतना ही, और मेरे अंदर का जो बच्चा है ना, वही मुझसे अभिनय करवाता है। मेरे वैसे तो 2 बच्चे हैं, लेकिन मेरी पत्नी ममता कहती है कि मैं 3 बच्चों को संभालती हूँ। तो समझ सकती हो। थैंक यू। ऐसे ही तुम्हारे हस्बैंड की ब्लेसिंग्स मिलती रहे और हौसला अफजाई होती रहे, ताकि मैं और भी अच्छा काम कर सकूं। बहुत खुशी होती है जब तुम लोगों से बात हो पाती है। सर, जैसे कि आपने बताया कि लखनऊ नवाबों के शहर में भी आपका रहना हुआ है, तो वहाँ के बारे में हमें थोड़ा सा बताइए। वहाँ की जो तहजीब है लखनऊ की, वो बहुत ही पॉपुलर है, बहुत ही अदब वाली तहजीब है। वहाँ हिंदू और मुस्लिम कल्चर जो है ना, उसको गंगा जमुनी कल्चर कहते हैं, तहजीब कहते हैं वहाँ पे। लखनऊ में पैदा हुआ था, और बाद में जब मैं पहुँचा तो वहाँ भी मैं सेंट्रल स्कूल में पढ़ा। उसके बाद मैं कृष्ण कॉलेज लखनऊ से मैंने ग्रेजुएशन किया। सेंट्रल स्कूल में नाटक वगैरह में हिस्सा लिया। जब मैं पढ़ रहा था तो मैंने बताया कि एक बेटा डॉक्टर बनेगा, एक इंजीनियर बनेगा। छोटा वाला इंजीनियर बना, लेकिन बड़े वाले से कहा गया भाई तू बीएससी तो कर ले, शायद कहीं तेरे अंदर एक इच्छा हो कि तू मेडिकल में चला जाए। तो मैं साइंस ग्रेजुएट हूँ, लेकिन उस दौरान जो था ना, मैं रेडियो करता था। वहाँ पे एक प्राइवेट हरबंस जायसवाल जी का रेडियो कंपनी थी, जिनके जो वो हवा महल, पत्थर बोल उठे, रमई काका, बहरे बाबा, ये सब प्रोग्राम आते थे। उसमें एज ए चाइल्ड आर्टिस्ट मैं हिस्सा लिया करता था। जब मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया तब पापा ने मुझसे कहा कि अब बताओ क्या करना चाहते हो फाइनली। तो मैंने कहा पापा मैं अभिनेता बनना चाहता हूँ। तो पापा ने कहा अगर तुम बतौर एक्टर काम करना चाहते हो तो तैयारी करो। मैंने बताया पापा यहाँ पे भारतीय नाट्य अकेडमी है, जहाँ 2 साल का ड्रामेटिक आर्ट्स में डिप्लोमा होता है। मैं उनको लेके गया, मैंने दिखाया, उन्होंने देखा, उनको लगा कि हाँ एक अच्छा इंस्टीट्यूट है, यहाँ पे मैं सीख सकता हूँ। उस समय पद्मश्री राज बिसारिया साहब मेरे जो गुरु हैं वो डायरेक्टर थे, अनुपम खेर साहब मेरे टीचर थे उस समय वहाँ, और हेमेंद्र भाटिया साहब मेरे टीचर थे वहाँ। तो मैंने बाकायदा भारतीय नाट्य अकेडमी से ड्रामेटिक आर्ट्स में डिप्लोमा किया। वहाँ पे ये था कि अच्छा मेरा पहला बैच था जो भारतीय नाट्य अकेडमी बना था, उससे पहले 1 साल का कोर्स होता था। तो जब मैं अपने बैच का टॉपर था, तो मुझे वहाँ पे फेलोशिप मिली। मैं 1 साल और इंस्टीट्यूट में रह करके स्पेशलाइज कर सकता हूँ। तो मैंने अभिनय के क्षेत्र में स्पेशलाइजेशन किया, 1 साल फ्रीलांसिंग की वहाँ, और उसके बाद 2 साल मैंने भारतीय नाट्य अकेडमी में पढ़ाया बतौर टीचर इन एक्टिंग।
और कभी कभी स्टेज क्राफ्ट भी करा लेता था, स्टेज मैनेजमेंट भी करा लेता था। जब तो ये मेरा वहाँ पे, उसके बाद मैं FTII गया फिल्म एप्रिसिएशन कोर्स करने। तब तक मैं लखनऊ में थिएटर करता था, टेलीविज़न करता था और चिल्ड्रन थिएटर वर्कशॉप्स करता था। लखनऊ भी स्टेट कैपिटल है जहाँ गोमती नदी बहती है। वहाँ पे कई सारी पुरानी चीज़ें हैं, जैसे बड़ा इमाम बाड़ा, छोटा इमाम बाड़ा, रेजिडेंसी, भूल भुलैया। वहाँ पे कुकरैल तालाब एक बहुत बड़ा हुआ करता था। छतर मंजिल वहाँ का बहुत पॉपुलर है। और वहाँ पर एक बहुत बड़ा मंदिर, मनकामेश्वर मंदिर, जो कि बहुत ही पॉपुलर है। और वहाँ पे एक अमीनुद्दौला लाइब्रेरी है जो बहुत ही पॉपुलर है। दुनिया भर की किताबें आपको उस लाइब्रेरी में मिलेंगी।